तो करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत सोनिया गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा से सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हैं और यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को ही मैसूर पहुंच गई थी और लंबे वक्त के बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं और 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है। अब इसमें शामिल होने के लिए सोनिया 3 अक्टूबर को ही मैसूर पहुंच गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष का स्वास्थ्य बीते कुछ दिनों से सही नहीं है। चलिए इस पर जानकारी हासिल करने के लिए राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है? मांड्या कर्नाटक में सोनिया गांधी की मौजूदगी है और कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, क्या तस्वीर, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं। देखिए आज 7वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। कर्नाटक राज्य में मौजूद हूँ, न्यामनहल्ली जो गांव है मांड्या जिले के अंदर, और आप देख सकते हैं सोनिया गांधी को समर्थन में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई हैं। थोड़ी ही देर पहले सोनिया गांधी यहां से निकलकर पांडवपुरा गई हैं, जहां पर राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद सोनिया गांधी भी पदयात्रा में शामिल होंगी। बताया जा रहा है 1 या 2 किलोमीटर वो भी पदयात्रा में शामिल होंगी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकल। एक उत्सव का माहौल है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद सोनिया गांधी किसी पदयात्रा में शामिल हो रही हैं और बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ राहुल। और ये तस्वीर देखिए जहां सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं, उस गाड़ी में ही सवार थी, लेकिन लोगों में बहुत जोश उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी अपने कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच उत्साह बढ़ाने वाला ही है निश्चित तौर पर। और बहुत लंबे समय के बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। ऐसे में जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश और महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। महिला कार्यकर्ताओं की भी इस बीच मौजूदगी है, उनमें भी जोश, तरंग, उमंग देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और खास बात तब हो जाती है कि जब राहुल गांधी का साथ देने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मां, वो पहुंच रही हैं। और कल आपको बता दें राहुल की बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। तो पूरा परिवार, गांधी परिवार एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में अभी लगा हुआ है। और मांड्या कर्नाटक से ये सीधी तस्वीर है जो इस वक्त देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद वहां पर और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेसी वो पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी अभी कार के अंदर मौजूद है। तो हम सीधा अब रुक करते हैं राहुल गौतम का। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, आप ये बताएं कि सोनिया गांधी की यात्रा कहां से शुरू हो रही है और राहुल गांधी की यात्रा कहां से शुरू हो रही है? दोनों देखिए पदयात्रा इस वक्त हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। ये सीधी तस्वीर है इस वक्त एक साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पदयात्रा में शामिल हो गई हैं, पदयात्रा कर रही हैं। राहुल गांधी का बखूबी साथ निभा रही हैं और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनमें डबल जोश, क्योंकि पहले राहुल गांधी इस यात्रा को बढ़ा रहे थे, अब कांग्रेस की अंतरिम प्रेसिडेंट अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसमें शरीक हो गई हैं। और मांड्या कर्नाटक से सीधी तस्वीरें और देख सकते हैं कार्यकर्ता किस तरह से जोश में नजर आ रहे हैं और सब चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाए, किसी तरह से हैंडशेक हो जाए। लेकिन अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का सोनिया गांधी, उनके आसपास सुरक्षा दस्ता काफी चाक चौबंद। अब इस पर अपडेट हासिल करते हैं। राहुल, अभी जो ये तस्वीर नजर आ रही है मांड्या कर्नाटक से सीधी तस्वीर है, अगर वहां के लोगों की बात करें, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात करें तो बहुत जोश नजर आ रहा होगा। अब डबल जोश के साथ ही यात्रा बढ़ रही होगी आगे, क्योंकि इसमें साथ दे दिया है अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। बिल्कुल आशुतोष, और ये जो पदयात्रा है दरअसल शुरू हुई है बेल्लाली, एक गांव है पांडवपुरा के पास में, और अब आगे बढ़ती जा रही है। महिला जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो डबल जोश में है क्योंकि पूरा शीर्ष नेतृत्व आज सड़क पर है और इनको बहुत उम्मीदें हैं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है?
दोबारा गवर्नमेंट बना सकते हैं? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ಜೋಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಪರ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. आपको लगता है कांग्रेस पार्टी कम बैक कर सकती है? जो यात्रा है इसका फायदा हो रहा है? Of course, this is an historical event, and nowhere in the entire country this kind of an event has been organized. And people who have joined the Padayatra have come voluntarily, and there's no force and pressure for them to join this Padayatra. This is for the wellness of our country. This is to build a new nation, which has. आपको क्या मानती है, क्या मुद्दे हैं कर्नाटका में जिसके फायदा आप पार्टी को मिल सकता है पदयात्रा से? आपका पूरा सोनिया गांधी भी सड़क पर है, राहुल गांधी भी सड़क पर है। हम लोग को अच्छा दिखता है, इधर आके सब लोग मिल रहे हैं ना, और गरीब लोगों का बहुत साथ देता है ना, इसलिए तो हम पूरे सारे महिला लोग इधर आके आए। कुल मिलाकर देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें डबल जोश है। राहुल गांधी पहले से ही यात्रा कर रहे थे, सोनिया गांधी और अब जुड़ गई हैं, और बताया जा रहा है प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि यहाँ पर हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एक मोमेंटम बना है। जब से वो बारिश वाली तस्वीरें राहुल गांधी की वायरल हो गई, उसके बाद से लगता है उनको भी मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अब सोनिया गांधी आई हैं, बताया जा रहा है प्रियंका गांधी भी आएंगी। आप देखिए तस्वीर, देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, म्यूजिक है, डांस है, एक उत्सव की तरह कांग्रेस पार्टी अपने आज जो टॉप लीडरशिप है जो इस पदयात्रा में शामिल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर मानना है कि ये पहला राज्य है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री ली है, जो कि बीजेपी रूल स्टेट है, और ऐसे में जितना जन समर्थन कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जुटा सकती है, जाहिर है उससे आने वाले समय में बीजेपी को दिक्कत होगी। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि तमाम जो राज्य हैं, साउथ के 5 राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में कर्नाटका में वो सबसे मजबूत स्थिति में है, और अगर पार्टी का रिवाइवल शुरू होगा तो दरअसल वो दक्षिण भारत से ही शुरू होगा। राहुल, ये जो पदयात्रा अभी शुरू हुई है जिसमें सोनिया गांधी पदयात्रा करती नजर आ रही हैं, कितने दूरी तक ये अभी सफर तय करेंगे? उसमें सोनिया गांधी कहां तक पहुंचेंगी? क्योंकि बीते दिनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा तो नहीं आगे बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या इस पर अभी अपडेट है आपके पास? और उस यात्रा को क्या फिर राहुल गांधी आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो सोनिया गांधी है वो सिंबॉलिक या सांकेतिक तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगी, क्योंकि उनकी जो उम्र है और जो उनका स्वास्थ्य है वो उनको ज्यादा चलना अलाउ नहीं करता, इसलिए वो 1 या 2 किलोमीटर तक इस यात्रा में शामिल होंगी। 4 किलोमीटर दूर जहां से यात्रा शुरू हुई है बेलाली गांव से, वहां से 4 किलोमीटर तकरीबन दूर एक जगह है जकनपल्ली क्रॉसिंग, वहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है, और वहां से सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर आप समझिए कि जो कांग्रेस पार्टी है, जब से वो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसके बाद से खासा जोश है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, और क्योंकि अब सोनिया गांधी खुद इस पदयात्रा में शामिल हुई हैं, जाहिर है जो काडर है कांग्रेस पार्टी का वो पूरा एनर्जाइज्ड है। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि जो आम पब्लिक है उसको घरों से निकाला जाए, उसको इस यात्रा में शामिल करा जाए, ताकि उसका फायदा आने वाले चुनावों में मिले। एक बार जब सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी तो राहुल गांधी अपनी जो पदयात्रा है उसको जारी रखेंगे। आज भी वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर चलेंगे, रोजाना वो तकरीबन 22-21 किलोमीटर चलते हैं, और कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर 22 दिन यात्रा रहेगी। आज 7वां दिन है, 511 किलोमीटर का जो सफर है वो राहुल गांधी चलकर पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कर्नाटका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, और इसीलिए पूरी ताकत झोंक दिया कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर, ताकि वो जन जन तक पहुंचे और उसका जो समर्थन है उसको इनकैश कर पाए आने वाले चुनावों में। और राहुल, कर्नाटक की जब भी बात होती है, जिक्र होती है, तो कर्नाटक से, खासकर दक्षिण भारत से, कर्नाटक से गांधी परिवार का बहुत ज्यादा गहरा लगाव रहा है। जब भी राजनीतिक संकट आया है गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर, दक्षिण भारत ने इस संकट से उन्हें उबारा है, मजबूती दी है। तो वहां के लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कितना स्वागत कर रहे हैं इस पदयात्रा को लेकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप इतिहास में देखें तो हमेशा जब भी नेहरू गांधी परिवार संकट में फंसता है, पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसता है, तो हमेशा कर्नाटका ने उनकी मदद की है। आप शुरुआत करिए इंदिरा गांधी से, जब वो पूरे हाशिए पर थी राजनीति के अंदर, तो वो चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी, नारा लगा एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। उसके बाद 1999 में मात्र 1 साल के बाद जब वो अध्यक्ष बनी, उसके बाद सोनिया गांधी बेलारी चुनाव लड़ती हैं, सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज नेत्री को वो हराती हैं, और उसके बाद
हालांकि उन्होंने अमेठी सीट को रिटेन किया, बेल्लारी को छोड़ दिया, लेकिन उस समय भी कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिला था। तो और अब राहुल गांधी भी उसी राह पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से निकल रही है। कांग्रेस पार्टी को फिर लगता है कि फिर कर्नाटक उनकी मदद करेगा और कांग्रेस पार्टी को दोबारा रिवाइवल के मोड में लेकर आएगा, क्योंकि यही एक ऐसा राज्य, मैंने आपको कहा, तमाम राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में, जहां पर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है और इस स्थिति में है कि इस राज्य को छीन सकती है। शायद यही वजह है, जब से यात्रा एंटर हुई है कर्नाटक के अंदर, तभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जुबानी जंग तेज हो गई है। लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर की जो यात्रा है ये पूरी फेल हो चुकी है, इसका यात्रा करने का कोई मोटिव अब बचा नहीं, क्योंकि लोग जुड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि लगातार जो बीजेपी है वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, उसको इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है और रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। कभी जो कन्नड़ का जो बड़ा एक, आप मान के चलिए, एक रणभूमि तैयार हो गई है कर्नाटक के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर कांग्रेस को फायदा मिलता है यहाँ पर, उसका सीधा नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनावों में होगा। ठीक है राहुल, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीर और वहां की खबर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में फ्लैश फ्लड से हुए जल तांडव की। जहां तो बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी की नदी में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे कई भक्त फ्लैश फ्लड के शिकार हो गए और देखते ही देखते कई लोग उफनती लहरों में समा गए। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार चल रही है। यह तस्वीर देखिए पहले, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पानी की लहरों का हाहाकार और चीख पुकार। कोई कह रहा है रस्सी पकड़ लो, कोई कह रहा है उधर से बचाओ, उधर जाओ, उधर जाने से तो हो जाएगा, उधर जाने से तो हो जाएगा। अपनों की जान बचाने के लिए चीख पुकार मची हुई है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि लहरों में कूद जाए और बहते लोगों की जान बचा ले, क्योंकि पानी की धार इतनी तेज है कि किसी की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान मझधार में फंसने का खतरा है। सफेद टी शर्ट वाले युवक को देखिए, किसी की जान बचाने के लिए वो दौड़ता है, लेकिन नदी के किनारे किनारे ही दौड़ता चला जाता है। बहने वाले के करीब फटकने का साहस नहीं कर पाता। डरा देने वाला ये वीडियो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का है। विजयदशमी पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान माल नदी में ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि धार्मिक माहौल खौफ और मौतम में बदल गया। इस वीडियो को देखिए, 3 लोग कैसे एक दूसरे का हाथ थामकर उफनती लहरों के सामने टिकने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है कि उनकी जान बच जाएगी। कुछ ही पलों के भीतर सैलाब और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता है। लहरों के सामने टिकना मुश्किल होता चला जाता है और फिर देखते ही देखते 3 लोग पानी की लहरों में समा जाते हैं। Around 70 to 80 people are trapped in the middle of the river in a relatively higher land. They have been rescued, and of them, those who received minor injuries, treatment is going on. However, sadly, amongst those who were swept away, 7 persons, their dead bodies have been recovered so far. Search operation is going on.
कल पूरे देश में विजयदशमी का उल्लास था। जलपाईगुड़ी में देर शाम मां दुर्गा के भक्त प्रतिमा विसर्जन के लिए माल नदी पर बने माल बाजार अस्थायी घाट अपनी अपनी प्रतिमा विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए, बीच नदी में ट्रक खड़ा है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, नदी शांत गति से बह रही है। लेकिन रात के करीब 9 बजे पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते अचानक माल नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। लोगों को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। 20 लहरों में एक के बाद एक लोग पानी में बहने लगे। लोगों को लहरों से बचाने के लिए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी लगाई गई थी, लेकिन वो सुरक्षा चक्र काम करता नजर नहीं आया। दुर्गा विसर्जन के लिए आया ट्रक भी करीब करीब पानी में डूब गया। उधर जलपाईगुड़ी के अस्पताल के बाहर भी अफरा तफरी का माहौल था। फ्लैश फ्लड से बचाए गए लोगों को इसी अस्पताल में सबसे पहले लाया गया। शरीर में ज्यादा पानी जाने से ज्यादातर लोगों की हालत खराब थी। मॉनसून काल में फ्लैश फ्लड की घटनाएं आम हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में ऐसी घटनाएं देखने सुनने को नहीं मिलती हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि जब पहाड़ों में मूसलाधार आफत बरस रही थी, तो क्या इस खतरे को मौसम विभाग या जिला प्रशासन नहीं भांप पाया? क्या वहां किसी तरह की वार्निंग नहीं दी गई थी? साथ ही सवाल ये है कि क्या वहां बाढ़ संबंधी बचाव के सभी इंतजाम थे या नहीं? ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋतिक, बहुत दुखद खबर, दुखद हादसा, अब तक क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कुल कितने लोग फ्लैश फ्लड के शिकार हुए, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए आशुतोष, पहले तो दर्शकों को बता दें कि इन दुखद हादसा में फिलहाल मरने वालों का संख्या बढ़कर 8 हो चुका है। आज सुबह जो अधिकारी है प्रशासन के उन्होंने हमें बताया है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होती है किस तरीके से ये स्थिति पैदा हुआ। कल रात करीब 9 बजे, क्योंकि विजयदशमी था, तो उत्तर बंगाल के इन सब नदियों में, उनमें से माल नदी भी एक है, साल के इस दौरान ज्यादा पानी नहीं रहता आशुतोष। तो सैलाब के लिए लोग और पानी विसर्जन के लिए, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गाड़ियों से प्रतिमा जो है वो बीच नदी तक वो ले जा रहे थे। और इस बीच अचानक आई इस फ्लश फ्लड में और अचानक आई इस सैलाब में करीब 70 से 80 लोग बह गए थे। उनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बताया जा रहा है। हालांकि 70 से 60 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनमें से 10 की हालत खराब है, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि जो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर बंगाल की जो पहाड़ी इलाका है वहां पर ज्यादा बारिश हो रहा था, उसके चलते ये फ्लश फ्लड आया होगा। लेकिन जो बताया जा रहा है कि माल नदी के किनारे जहां पर हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठे हुए थे विजयदशमी के दौरान, वो घाट आनन फानन में मेकशिफ्ट बनाया गया था ताकि लोग जुड़ पाए। हजारों की तादाद पर लोग थी। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप एक था। जो पहाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो तराई इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये शायद नहीं बताए होंगे कि ऊपर बारिश चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और इसी तरीके से यहाँ पर लापरवाही हुई और जिसके चलते 8 लोगों का जान इसमें चला गया है। आपको बताते चले अभी भी 30 से ज्यादा लोग मिसिंग है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के टीम इसमें जुड़ चुकी है फिलहाल। शुक्रिया ऋतिक, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये दुखद हादसा, इसमें जैसा कि जानकारी सामने निकल रही है, 8 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है और जो लापता हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जानलेवा हादसा अजमेर जिले में भी हुआ है। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में नंदला गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए एक युवक पानी में उतर गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 5 अन्य युवक भी पानी में उतर गए और हादसे का शिकार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 युवकों को पानी से निकालकर नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें आखिरकार मृत घोषित कर दिया। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान राजस्थान अजमेर में भी बड़ा हादसा, 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। दरअसल एक युवक पानी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए कुछ युवक नदी में उस जगह पर कूद पड़े पानी में और उनकी भी मृत्यु हो गई, काल के गाल में समा गए। आज देखिए बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे सामने आया है। 3 बजे के आसपास ऐसा बताया गया है कि मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ पर
कुछ लोग आए थे और वो लोग जो आए थे यहाँ पे विसर्जन करते हुए वो डूब गए। बॉडीज़ जो है 5 शुरुआत में निकाली जा चुकी थी। छठी बॉडी है, जैसे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली तो सिविल डिफेंस टीम यहाँ पे थी और SDRF की टीम यहाँ पे आके छठी बॉडी भी निकाल ली है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार जारी हैं। एक ऐसा भी लोगों ने कुछ ने बताया है कि हो सकता है एक व्यक्ति और हो। कोशिश पूरी है कि अगर यहाँ पे निकल जाते हैं, दो उसकी कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पा रही है, परंतु अगर वो जानकारी भी मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कल सुबह दोबारा से जो रिस्पॉन्स है दोबारा चालू करवाएंगे। तो मरने वालों की संख्या 6 है, हो सकता है एक और शख्स इसमें शामिल हो, जैसा कि डीएम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं। कल दशहरा पर मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन हुआ और इस दौरान जुबानी जंग भी काफी तेज देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने बार बार गद्दार कहकर बागियों पर वार किया, शिंदे ने पलटवार किया कि हमने गद्दारी नहीं गदर किया है। दशहरे के बहाने सियासी जंग, धर्म की राह दम दिखाने का दांव। दशहरा रैलियों में सियासी जोर आजमाइश, दशहरा बहाना एक दूसरे पर जमकर निशाना। मुंबई में पहली बार दशहरे पर एक नहीं 2 रैलियां हुई और दोनों पर सियासत की ऐसी छाप दिखी जैसी पहले कभी नहीं दिखी। जंग थी खुद को बाला साहेब का असली वारिस साबित करने की, जंग थी शिवसेना के असली हकदार होने का दावा ठोकने की। दशहरा महज बहाना था, लेकिन मौका एक दूसरे पर वार और प्रतिवार करने का था। महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण क्या बदले, दशहरे का रंग रूप ही बदल गया। पहली बारी थी उद्धव ठाकरे की, शिवाजी पार्क में रैली करने का हक मिला था। सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के नाम और निशान की जंग लड़ रहे उद्धव ने बागियों पर जमकर भड़ास निकाली। शिंदे कैंप को फिर 2 टूक गद्दार कहा। या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही। गद्दार शब्द का इस्तेमाल उद्धव सत्ता गंवाने के बाद से लगातार कर रहे हैं, लेकिन शिंदे ने बीकेसी में रैली में इस गद्दार को गदर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि असली गद्दारी तो महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाने की थी। तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता, आम्ही केलेली गद्दारी नाही, तर हा गदर आहे। गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव। हे महाराष्ट्राने जाणलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही गद्दार नाही, बाळासाहेबांचे शिलेदार आहोत हे अभिमानाने छाती ठोकपणे आम्ही सांगू शकतो।